हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अरुण और आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स की कक्षा 11वीं में। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है, मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप सभी बच्चों को कक्षा 6 से लेकर 12 तक समस्त विषय पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाते हैं। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति को कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस कहानी की। और आज हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के 11वें अध्याय की समाप्ति की, मतलब विविध प्रश्नावली की। विविध प्रश्नावली के अंदर जो सवाल हैं वो विविध उदाहरण जैसे हैं। विविध उदाहरण में हमने बहुत अच्छे सवाल किए थे, मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड सवाल थे। तो यहां पर भी आपको जो सवाल मिलने वाले हैं वो प्रैक्टिकल बेस्ड ही मिलने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस अध्याय के बारे में। हम लोग बात करेंगे सारे के सारे विविध प्रश्नावली के सवालों की, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस की, समझने की कोशिश करेंगे हर सवाल कहता क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो है वो इस तरह से है कि यदि एक परवलयाकार परावर्तक का व्यास 20 सेंटीमीटर और गहराई 5 सेंटीमीटर है तो नाभि ज्ञात कीजिए। देखिए, वास्तव में जब हमने परवलय पढ़ा था तो वहां पर व्यास नाम के शब्द का कोई प्रयोग नहीं था। पहली बात तो यह है। एक बार सवाल समझते हैं। ये बोला है कि परावर्तक है, परावर्तक का मतलब रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर मतलब समझते हो, हमने पिछली कक्षा में भी बात की थी। मान लीजिए जैसे उदाहरण के लिए एक बल्ब लगाया जाता है। आपने कई जगह ऐसे बल्ब देखे होंगे जहां पर यहां पर कोई एक बल्ब लगा दिया जाता है और वो बल्ब जो है उसकी रोशनी रिफ्लेक्ट होकर ऐसी अलग अलग जगहों पर गिरती है। आपने देखा होगा, इसे परावर्तन कहते हैं। मतलब अगर हमें किसी एक बिंदु पर बहुत ज्यादा रोशनी चाहिए, बाकी बिंदुओं पर रोशनी चाहिए लेकिन कम चाहिए, तो हम इस चीज का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे आपने कई जगह देखे होंगे, लोगों के घरों में लगे होते हैं, दुकानों में लगे होते हैं, और ये चीजें रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा होती है जहां हम खाना खाने जाते हैं कभी बाहर, या होटलों में आपने देखा होगा। तो ये जो शेप होता है ना, ये वाला, ये होता, इसे कहा जाता है परावर्तक। परावर्तक मतलब जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, जो रिफ्लेक्ट कर दे, परावर्तन कर दे। तो इसका जो आकार होता है वो सीधी सीधी बात है, एकदम सरल रेखा तो है नहीं, एकदम सरल रेखा तो नहीं है। और एक और कॉन्सेप्ट आपको देखिएगा कि सर वृत्त भी नहीं हो सकता। अगर वृत्त होगा तो इसका कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। अगर वृत्त होगा तो इसका कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। तो फिर इसका जो शेप होता है वो वृत्त ना होके, सरल रेखा ना होके, परवलय के शेप में होता है। किसके शेप में? परवलय के शेप में। हमने देखा भी है कक्षा 11वीं में, अपने कक्षा 10वीं में आपने दर्पण पढ़े होंगे, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उनमें भी क्या होता था? उनमें भी ऐसा शेप होता था। ऐसे कुछ दर्पण हुआ करते थे ना, जहां से आपको पता था कि ये जो दर्पण है ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब कुछ इस तरह से चीजों को निकाल देते हैं। यही चीजें हमने पढ़ी थी। तो वास्तव में इनका जो आकार है, या तो ये परवलय है या ये अति परवलय जैसे हैं, पर है तो खैर मुद्दे की बात है कि यहां पर ये जो परावर्तक है इसका आकार परवलय आकार है। अब देखिए, जैसा कि आपने देखा कि ये ऐसा तो नहीं है कि परवलय हमने पढ़ा था कि ऐसे शुरू होता है और ऐसे चला जाता है। ये परवलय ऐसा होता है। अब ये कहां से शुरू होता है? अनंत से। कहां पर जाता है? अनंत पर। अब क्या हम अनंत से लेकर अनंत तक बहुत बड़ा परावर्तक ले सकते हैं? जरूरत ही नहीं है, पूरी धरती ढक जाएगी अगर इतना बड़ा लेंगे तो वास्तव में इसे छोटा लिया जाता है। मतलब इतना बड़ा मान लीजिए कि परावर्तक है। तो सीधी सीधी बात तो यह कि ऐसे केसेस में यहां से यहां तक की जो दूरी है, दर्पण के केस में या परावर्तन के केस में, इसे ही व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यास। कि बस इतनी लंबाई का ये परावर्तक है, यहां से यहां तक इतनी लंबाई है। और ये जो है ये गहराई कहलाती है। क्या कहलाती है? गहराई। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? गहराई और व्यास। तो हम मान लेते हैं कि ये जो परावर्तन या ये जो परावर्तक है, इसे हम लोग ऐसा मान सकते हैं। क्या हमने माना कि चलो यार, ये जो परावर्तक है ये ऐसा है, मतलब यहां से लेकर यहां तक। इसका व्यास जो भी है, मूल बिंदु जो भी है, वो कहानी अलग है, लेकिन हमारे लिए ये सिर्फ और सिर्फ इतना सा है। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। अब देखने की कोशिश करना, आपसे ये पूछा है कि इसकी अगर ये परवलय है तो ये आगे तक जाएगा। परवलय का टुकड़ा काट के ये बनाया गया है, तो वास्तव में ये तो बहुत बड़ा परवलय था। तो अगर टुकड़ा काट के बनाया है तो इसकी नाभि भी कहीं ना कहीं होगी। हमें वो नाभि ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? नाभि। तो हमने इस परवलय को ऐसा मान लिया कि ये ऐसा परवलय है।
बाकी सब भूल जाइए। आपको ये दिया है कि ए जो है, ए से बी की जो दूरी है वो 20 है। कितनी? 20 है। और अगर यहां से ए से आप लोग लंब खींचने की कोशिश करें तो ये तो परवलय का अक्ष हुआ, ये मूल बिंदु है, और अक्ष और मूल बिंदु के बीच की ये जो दूरी है ये गहराई होती है, जो कि आपको 5 सेंटीमीटर दी है। डन है क्या? तो अपन एक काम करते हैं, 1 बाय 1 कुछ चीजें फटाफट मान लेते हैं। हम मानते हैं कि यार जो ए बी है वो अक्ष पर लंब है, ये तो हम लोग सीधी सीधी बात कर सकते हैं, है ना। सिमेट्रिकल चीजें होती है वास्तव में। ये आपने कभी ऐसा परावर्तक नहीं देखा होगा कि इतना इधर ज्यादा है इधर कम है, दोनों साइड बराबर होता है, इसीलिए सिमेट्रिकल शब्द का प्रयोग किया जाता है, सममित शब्द का प्रयोग किया जाता है। सममित मतलब जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो यहां से यहां जोड़ोगे तो ये इस पर लंब हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है? तो अगर मैं मान लेता हूं कि इनको जोड़ने से यहां एक एम नाम का बिंदु बनता है, क्या बनता है? एम नाम का बिंदु। तो क्या आप इतना कह सकते हैं कि ए से लेकर एम की दूरी बी से लेकर एम की दूरी के बराबर है, मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर है? हां सर। अच्छा, अगर मैं कहूं कि ए से लेकर बी 20 सेंटीमीटर है, तो क्या ए एम से बी एम या ए से लेकर एम और बी से लेकर एम की दूरी 10 सेंटीमीटर होगी? बिल्कुल होगी। अच्छा, उसके बाद बोला कि गहराई जो है वो 5 सेंटीमीटर है। गहराई मतलब ये, अगर ये ओ मूल बिंदु है तो ओ से लेके एम की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो यहीं पर ओ से लेके एम की दूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर है। क्या आप इस बात को समझ चुके हैं? अच्छा, अगर हम इतना समझ चुके हैं तो अब इस सवाल में ज्यादा कुछ बचता नहीं है। मान लेते हैं ये जो परवलय था इसका समीकरण किस रूप का है। देखिए, नाभि निकालना बड़ा आसान है। परवलय के समीकरण में y का वर्ग बराबर 4ax में a निकल जाए तो नाभि निकल जाए, है ना। मेन मुद्दा तो यही है। तो हमने इसको ऐसा मान लिया कि भाई साहब अगर ये पूरा का पूरा 20 था तो ये 10, ये 10 और ये 5। क्लियर है? ठीक है। तो मान लेते हैं इस केस में कि माना, क्या माना? माना परवलय का समीकरण y का वर्ग बराबर 4ax है। क्या ये बात ठीक है? अब देखना, a एवं b दोनों के दोनों बिंदु परवलय पर स्थित है ना। तो एक बात बताओ, क्या आप बिंदु a के निर्देशांक निकाल सकते हैं? बिंदु a के निर्देशांक, अगर बिंदु a के निर्देशांक मिल जाएंगे तो मैं सीधा सीधा यहां पर इस समीकरण में उनको रखने पर a का मान निकाल लूंगा। अब बिंदु a के निर्देशांक कैसे निकालना, ये देखो। बिंदु a को फिर से बना के देखो, यहां पर हम लोगों ने इसके बारे में बात कर ली है। अगर ये बिंदु a था, यहां से ऐसा घूमा है, ये बिंदु a था, तो आपने देखा कि यहां से यहां तक अगर मैं लंब डालता हूं तो ये 10 के बराबर है, और यहां से यहां तक लंब डालता हूं तो ये 5 के बराबर है। इतना ही है ना। तो हमने किसी एक बिंदु के बारे में ऐसी बातें की थी कि यदि कोई बिंदु अल्फा कॉमा बीटा यहां पर स्थित है प्रथम चतुर्थांश में, तो यहां से यहां तक की दूरी बीटा होती है और ये दूरी अल्फा होती है। तो उसी तरह से अगर a बिंदु के लिए ये दूरी 5 है तो a का निर्देशांक x निर्देशांक 5 होना चाहिए और y निर्देशांक 10 होना चाहिए। तो क्या कह सकते हैं कि a बिंदु के निर्देशांक 5,10 होंगे? बिल्कुल होंगे। 5 और 10 सेंटीमीटर में है, लेकिन जब हम निर्देशांक ज्यामिति पर बात करते हैं तो 5 और 10 लिखते हैं, सेंटीमीटर का यहां कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो क्या a बिंदु इस परवलय पर स्थित है? हां सर, a बिंदु परवलय पर स्थित है। तो मैं लिख सकता हूं कि चूंकि a बिंदु परवलय पर स्थित है, किस पर? परवलय पर। तो अगर a बिंदु परवलय पर स्थित है तब आप क्या सीधा सीधा लिख सकते हैं कि a बिंदु के निर्देशांक परवलय को संतुष्ट करना चाहिए? बिल्कुल। मतलब y की जगह 10 लिख दो, 10 का वर्ग बराबर 4a गुणा 5। 10 का वर्ग मतलब 100, बिल्कुल। तो 100 बराबर
20a या a बराबर 5। अगर a बराबर 5 है तो परवलय की नाभि निकालने में क्या दिक्कत है? हम ये जानते हैं कि सर अगर परवलय ऐसा है तो इस केस में नाभि जो होती है वो कितनी होती है? हमको क्या निकालना है? नाभि निकालनी है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि चूंकि परवलय y की घात 2 बराबर 4ax के लिए नाभि जो है वो a,0 है। अतः जो नाभि आपको चाहिए वो सीधी सीधी यहां पर मिल जाएगी। कितनी? 5,0। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई है जो मैंने आपको समझाई है? इस तरह के सवाल को हम लोग विविध उदाहरण में कर चुके थे, लेकिन सवाल लगभग वैसे ही है। परवलयाकार शब्द सीधा सीधा सवाल में बोला हुआ था, इसीलिए मैंने परवलय का प्रयोग किया। आप लोग देख सकते हैं, उम्मीद है आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। डन है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। एक एक प्रश्न, इस प्रश्न की एक एक चीज आप देख सकते हैं, हमने कहां कैलकुलेशन किया है, कहां क्या किया है, कहां से कॉन्सेप्ट समझा है। चलिए दूसरा प्रश्न, एक मेहराब परवलयाकार का है, मतलब वही गुंबद जैसा जो होता है, और इसका अक्ष जो है वो ऊर्ध्वाधर है, मतलब ऐसा ऊपर की साइड, y अक्ष को ऊर्ध्वाधर अक्ष कहा जाता है। मेहराब 10 मीटर ऊंचा है और आधार में 5 मीटर चौड़ा है। यह परवलय के 2 मीटर की दूरी पर शीर्ष से कितना चौड़ा होगा? अब देखिए, सबसे पहले अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रश्न कहना क्या चाहता है। मेहराब का मतलब अपन गुंबद बोलते हैं। ऐसा एक गुंबद है। गुंबद आप लोगों ने देखा है ना, जो ताजमहल के ऊपर बना हुआ था, ऐसा। ठीक है, मंदिरों पर भी होता है और आप इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसा बनाइए, ठीक है, और आपको यह बोला है कि इसका अक्ष जो है वो ऊर्ध्वाधर है, तो सीधी सीधी बात है, इसका जो अक्ष होगा वो ये वाला अक्ष होगा। ठीक है, अब उसके बाद ये बोला है कि मेहराब 10 मीटर ऊंचा है। 10 मीटर ऊंचा है मतलब यहां से यहां की जो लंबाई है वो कितनी है? 10 है, 10 मीटर। ठीक है, और उसके बाद 5 मीटर चौड़ा है। 5 मीटर चौड़ा है मतलब यहां से यहां की लंबाई कितनी है? 5 मीटर। क्या आप इस बात को समझ चुके हैं? बिल्कुल समझ चुके हैं। परवलय पर 2 मीटर की दूरी पर शीर्ष से कितना चौड़ा होगा? मतलब ऐसा बोला जाए कि ये तो 10 मीटर है, हमने कहा हां। उनने कहा कि देखो, अगर इसे परवलय समझने की गलती करोगे, मतलब कोशिश करोगे, तो यहां से यहां कहीं देखो, अलग अलग जगह पर अलग अलग लंबाई है। हमने कहा बिल्कुल है। तो अलग अलग जगह पर अगर अलग अलग लंबाई है तो यहां से यहां तक भी एक लंबाई होगी। तो मान लो यहां से यहां तक की लंबाई 2 मीटर है। कितनी? 2 मीटर। मतलब यहां से यहां तक की पूरी लंबाई 10 है, यहां से यहां तक की लंबाई 2 मीटर है, तो ये जो चौड़ाई है वो कितनी है? आपसे इसके बारे में प्रश्न पूछा हुआ है। क्या आप इस बात को समझ चुके हैं? तो आपको यह वास्तव में चौड़ाई निकालनी कि चौड़ाई है कितनी। यहां से यहां तक अगर अपन इसको देखेंगे तो यह चौड़ाई कितनी है, यही आपका आंसर यहां इस प्रश्न में होगा, जो कि आपको निकालना है। अब ये कैसे निकालें? तो एक काम करते हैं, देखो, चाहे मेहराब ऐसा रखा हो या ऐसा रखा हो, चिंता की बात नहीं है। हम इसे एक परवलय के रूप में मान लेते हैं। परवलय ले लेते हैं, x का वर्ग बराबर 4ay। वहां कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे माइनस चिन्ह की वजह से। देखिए मैं बता देता हूं ऐसा क्यों कर रहा हूं। अगर हम ये वाला परवलय लिखने की कोशिश करें तो x का वर्ग बराबर -4ay होता है, बिल्कुल होता है। अगर हम ये वाला परवलय लिखने की कोशिश करें तो x का वर्ग बराबर 4ay होता है। कैलकुलेशंस में परवलय जितना, अगर इसको उल्टा भी कर दोगे तो लंबाई चौड़ाई तो बराबर ही रहेगी ना, तो इसके कैलकुलेशन में माइनस चिन्ह नहीं है, तो हम इसे प्रेफर कर लेंगे। आप चाहो ना तो इससे भी चीजों को कर सकते हो, चिंता की बात नहीं है। पर अपन को चूंकि बोला है कि अक्ष जो है वो ऊर्ध्वाधर है, तो अपन ये वाला समीकरण ले लेते हैं। क्या ये बात ठीक है? चलो ठीक है फिर। तो अपन इस फोटो को फिर से बनाते हैं, पर अब अपन 3D ना बना के 2D बनाएंगे।
ये आपका परवलय था, जिसमें अगर ये बिंदु ए था और ये बिंदु बी था, तो ए से लेकर बी की जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर थी या 5 मीटर थी, आपको दिया गया है। प्रश्न में क्या दिया है कि चौड़ाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो अपन मान लेते हैं कि ए से लेकर बी जो चौड़ाई है वो 5 है। कितनी भाई साहब? 5 मीटर। 5 मीटर मतलब काफी लंबाई होती है ना। ओके, तो यहां से यहां तक की चौड़ाई 5 मीटर है, ठीक है। और यहां से यहां तक की लंबाई, जैसे मान लीजिए आपने बी से यहां तक लंब दिया, जो Q नाम के बिंदु पर कट करता है, या फिर आपने ए को यहां से लंब दिया जो कि P नाम के बिंदु पर कट करता है। तो आपको प्रश्न में यह दिया है कि B से लेकर Q कह दो या A से लेकर P कह दो, दोनों लंबाई 10 मीटर की है। ये दो चीजें आप फटाफट सवाल में देख सकते हैं। इनके ये तो चीजें क्लियर है ना। चौड़ाई जो है वो 5 है, लंबाई 10 है। हालांकि सवाल में मेरे फोटो बनाने में चौड़ाई ज्यादा दिख रही है, लंबाई कम दिख रही है, लेकिन फिर भी ठीक है, एक डिसेंट सा फोटो अच्छा दिखेगा आपको यहां पर। क्लियर है क्या? अब उसके बाद आपसे जो पूछा है वो बात तो ठीक है, अपन कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इसका प्रॉपर समीकरण हमारे पास हो तो। क्या इतनी बात ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ, अगर AB का मध्य बिंदु M नाम का बिंदु है, कितना? M नाम का बिंदु, तो क्या आप बता सकते हो M से लेकर B की जो लंबाई है वो 5/2 मीटर होगी? हाँ, क्योंकि ये मध्य बिंदु है ना। A से B की जो लंबाई है उसका आधा ये होगा, तो अगर ये पूरी 5 है तो ये 5/2, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर है, जितना इधर है उतना ही इधर है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते समय हम क्या देखते हैं कि देखो यार, यहां से यहां की लंबाई, अब वापस कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ये जो लंबाई है वो MB लंबाई के बराबर है। अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं, MB लंबाई OQ लंबाई के बराबर भी है। अगर ये MB है तो ये OQ, ये भी आपस में दोनों बराबर है। और BQ आपको पता है 10 मीटर के बराबर है। हमने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर यहां कोई बिंदु अल्फा कॉमा बीटा है तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर जो लंब डाला जाएगा, ये जो लंबाई होगी वो अल्फा होगी, ये जो लंबाई होगी वो बीटा होगी। उसी कॉन्सेप्ट से मैं लिख सकता हूं M बिंदु के निर्देशांक, M नहीं B बिंदु के निर्देशांक। किसके? B के निर्देशांक। क्योंकि परवलय में पता है क्या होता है वास्तव में, अगर एक भी बिंदु पता हो तो हम परवलय के समीकरण में A निकाल सकते हैं, इस तरह के समीकरण में। तो B के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? यहां से यहां की लंबाई 5/2 और यहां से यहां की लंबाई 10 सवाल में दिया है, तो B के निर्देशांक 5/2, 10। X निर्देशांक ये लंबाई होती है जो कि 5/2 है। Y निर्देशांक ये वाली लंबाई होती है जो कि 10 है। अब B बिंदु आपको मिल चुका है। B बिंदु कितना? B बिंदु आया 5/2, 10। तो अगर आपसे कोई पूछे कि A बिंदु कितना, तो हालांकि A बिंदु की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन देखो यहां से यहां तक ये लंबाई तो 10 ही रहने वाली है, तो Y निर्देशांक 10, लेकिन ये जो दूरी है ये 5/2 है, लेकिन ऋणात्मक x की तरफ है, तो -5/2, 10। खैर, हमें मतलब A बिंदु से है नहीं। तो क्या मैं इस परवलय का समीकरण निकाल सकता हूं? परवलय का समीकरण, तो परवलय का जो समीकरण है इस केस में x का वर्ग बराबर 4ay होने वाला है। x का वर्ग बराबर 4ay कह दो या 4by कह दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो 4ay कह दो या 4by कह दो। अब चूंकि B बिंदु इस परवलय पर स्थित है, चूंकि B बिंदु परवलय पर स्थित है, और अगर B बिंदु परवलय पर स्थित है तो आपने x की जगह 5/2 और y की जगह 10 रखने की कोशिश की, तो आपको मिलेगा 5/2 का वर्ग बराबर
4b गुणा 10। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई है? अगर आई है तो 5/2 का वर्ग 25/4, बिल्कुल सही है। तो ये तो मिला 25/4 बराबर 40b, ये बात भी सही है। अगर अपन 5 से काटने की कोशिश करेंगे तो 25 कटेगा 5 बार, 40 कटेगा 8 बार, तो ये मिलेगा 5/4 बराबर 8b, या फिर b का मान 5, 8 चौक 32। तो हमें b का मान मिला। तो इस परवलय का समीकरण हमारे सामने है। देखो हमने क्या किया, 5/2 रखा, तो 5/2 का वर्ग 25/4, और यहां पर हुआ 4 गुणा b का मान 10, 40। 25 से कटा 5 और 8 बार, 8 चौक 32, और ये 5 b का मान मिला। तो क्या ये जो समीकरण है फाइनल 1 और 2 से, इस परवलय का समीकरण आप फाइनल लिख सकते हैं क्या? इस परवलय का समीकरण b का मान की आवश्यकता थी, जो कि हमारे सामने है। सो कैन वी से कि ये जो परवलय है इसका समीकरण x का वर्ग बराबर 4, b की जगह 5/32 y, या फिर x का वर्ग बराबर 5/8 y। तो इस तरह से इस परवलय का समीकरण आपके सामने बन गया। परवलय के समीकरण से हमारा कोई उद्देश्य नहीं था, हमको कोई और चीज निकालनी थी, है ना। सवाल में अपन ने बात की कि हमें निकालना क्या है। हमें यह पता करना है कि मान लीजिए यहां से यहां कोई एक बिंदु है, जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं यहां कोई एक बिंदु है C। अब C जो है इसके अक्ष से 2 मीटर की दूरी पर है। कितने? 2 मीटर की। तो आपको पता करना है कि C के साथ अगर यहां से एक लंबाई लाइन खींची जाए, मान लेते हैं वो D नाम की रेखा है, तो आपको C से D की लंबाई ज्ञात करनी थी, और उसके लिए निकालने के लिए आपको समीकरण चाहिए था। अब CD निकालने का तरीका क्या होगा वो देखो। मान लेते हैं C बिंदु के जो निर्देशांक है वो अल्फा कॉमा बीटा है। कितने? मान लेते हैं C नाम का एक बिंदु है जो कि इस परवलय पर स्थित है, जिसका x निर्देशांक अल्फा कॉमा बीटा है। क्या ये बात ठीक है? चलो ठीक है। माना C अल्फा कॉमा बीटा परवलय पर एक बिंदु है। अब प्रश्न के अनुसार आपको यह बोला है कि ये जो C है जिसे आप अल्फा कॉमा बीटा मान रहे हैं, ये C है, मान लीजिए अल्फा कॉमा बीटा। यहां पर ये जो बिंदु है ये यहां से यहां की लंबाई 2 है। ये तो आपको नहीं पता, लेकिन ये लंबाई 2 है। तो सीधी सीधी बात है, अगर ऐसा है तो मैं लिख सकता हूं बीटा का मान 2 है। ऐसा क्यों? फिर से वही कॉन्सेप्ट कि ये जो अल्फा कॉमा बीटा है उसकी यहां से यहां की लंबाई जो है ये होती है बीटा के बराबर, एक्स अक्ष के साथ दूरी, और वाई अक्ष के साथ दूरी जो होती है वो अल्फा के बराबर होती है। तो ये बिंदु बीटा बराबर 2 है। ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूं प्रश्नानुसार बीटा बराबर 2। और यदि बीटा बराबर 2 है तो क्या परवलय के समीकरण में अल्फा कॉमा बीटा परवलय पर स्थित है? बिल्कुल स्थित है, और बीटा का मान 2 है। तो अब जो C बिंदु है वो अल्फा कॉमा 2 बन गया। अगर C बिंदु अल्फा कॉमा 2 बना, ध्यान से देखिए, अगर C बिंदु अल्फा कॉमा 2 बनता है तो C बिंदु का अल्फा निकाल सकता हूं क्योंकि वो इस परवलय पर स्थित है। ठीक है, तो हमने क्या किया, C बिंदु का अल्फा निकाला। हमने कहा कि चूंकि फिर से ये जो C बिंदु है परवलय पर स्थित है, क्या ये C बिंदु परवलय पर स्थित है? हां सर। अगर ये C बिंदु परवलय पर स्थित है तो परवलय क्या है? x का वर्ग मतलब अल्फा का वर्ग बराबर 5/8 गुणा बीटा की जगह 2। ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा लिखा जाए तो आपको मिलेगा अल्फा का वर्ग बराबर 5/4, या अल्फा बराबर
प्लस माइनस √5/2। कितना? प्लस माइनस √5/2। अब अल्फा प्लस माइनस √5/2 का मतलब क्या है? ये जो सी बिंदु है ना, इसका निर्देशांक 5/2 होगा, तो डी बिंदु का निर्देशांक -5/2 होगा, क्योंकि सी और डी एक्स अक्ष के सापेक्ष है। और अगर कोई बिंदु जितना एक्स के इधर है, दूसरा एक्स के उधर, दोनों बराबर दूरी पर है, तो अगर यहां अल्फा है तो यहां माइनस अल्फा होगा। क्या ये बात क्लियर है? तो इसी तरह से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इस केस में सी बिंदु का जो निर्देशांक है, सी बिंदु मिला √5/2, और डी बिंदु मिला, डी बिंदु कितना? डी बिंदु मिला -√5/2, तो आपके पास सी और डी नाम के दो बिंदु मिले। अब सी और डी नाम के बिंदु से क्या आप सी डी की दूरी नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। सी से डी की दूरी, अगर यहां पर दूरी का सूत्र लगाओगे तो वो तो मतलब सिंपल ही है। क्या लगा सकते हैं सर? x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। सो सी डी बराबर y2 माइनस y1, 2 में से 2 0, √5/2 में से √5/2 माइनस चिन्ह के गए तो बचा 2√5/2, यही बचेगा और कुछ नहीं। वर्ग से वर्गमूल निकालोगे तो मापांक का चिन्ह आएगा। सो सी से डी की दूरी √5, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर, कि वो जो दूरी है वो कितनी है? √5 है। एक बार फटाफट वेरीफाई कर सकते हो कैलकुलेशंस को, कॉन्सेप्ट को, अगर कोई दिक्कत हो तो। डन? देखो यार फटाफट देखो, तो डन। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं फिर यार अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारे लिए काफी उपयोगी है। वास्तव में ये प्रश्न ना काफी अच्छे हैं, क्योंकि आपको इनमें देखने को बहुत कुछ मिलता है, समझने को बहुत मिलता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। एक सर्वसमभारी झूलते पुल की केबल परवलय के रूप में लटकी है। अब आपने ऐसे बहुत से पुल देखे होंगे, मतलब सबसे पहले ऐसे पुल आपने देखे होंगे ऐसे कुछ, ठीक है। और मतलब रियली ऐसे मान सकते हैं कि मान ली अपन मतलब आपने ऐसे किताबों में देखा होगा या टीवी में देखा होगा कि एक पुल है ऐसा जो झूल रहा है, ठीक है। कुछ ऐसी केबल पर टंगा होता है वो, है ना। और ऐसे बहुत फेमस है, जैसे कि एक लक्ष्मण झूला करके अगर आपने नाम सुना हो तो ऋषिकेश नाम की एक जगह है इंडिया में जहां पर है। और भी मतलब ऐसा भी एक झूला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक ऐसा भी हो सकता है कि चलो नीचे से अपन ने सपोर्ट दे दिया कुछ, हाँ ठीक है। मतलब कुल मिलाकर ये जो आकार है ये परवलयाकार है, और हमें इसी के बारे में बात करनी है, ठीक है। सड़क पर जो क्षैतिज है 100 मीटर लंबा है। अब 1 बाय 1 मैं आपको इसका फोटो बना के पूरा सवाल समझाता हूं। तथा केबल से जुड़े ऊर्ध्वाधर तारों पर टिका हुआ है, जिसमें सबसे लंबा तार 30 मीटर है और सबसे छोटा तार 6 मीटर है। मध्य से 18 मीटर दूर सड़क पर जो जुड़े समर्थक या सपोर्टिंग तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आपको पहले अपन सवाल एक फोटो के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए एक झूला है जो कि कुछ इस तरह से है, इसका आकार जो है वो परवलयाकार है, और ये जो झूला है जो परवलयाकार आपको दिख रहा है, इसके अंदर जो लंबाई है वो 100 मीटर है। सवाल में बोला है, क्या बोला है कि सड़क पर जो क्षैतिज है, क्षैतिज मतलब ऐसा रास्ता, वो 100 मीटर है। तो हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि ये लंबाई कितनी है, हमें ये मतलब है कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 100 मीटर होनी चाहिए। कितना? 100 मीटर। कुछ इस तरह से मतलब ये यूं मान सकते हैं कि ये एक जो पथ है ये टंगा हुआ है किसी न किसी तरीके से। उसके बाद ये बोला है तथा केबल से जुड़े ऊर्ध्वाधर तारों पर टिका हुआ है, जिसमें सबसे लंबा तार 30 मीटर और सबसे छोटा तार 6 मीटर का है। सबसे लंबा तार 30 मीटर मतलब अगर मैं यहां से इसको मानता हूं तो सबसे लंबा जो तार है वो 30 मीटर का है, और सबसे छोटा तार तो यही लगेगा जो कि 6 मीटर का है।
इधर भी अपन 30 मीटर ही मानते हैं, सिमेट्रिकल जो शेप है उसका ध्यान रखते हुए। क्या आपको ये बात ठीक लगती है? क्या ये क्लियर है? अब आपसे ये बोला है कि देखो मध्य से 18 मीटर दूर, ठीक है। अब आपको ये बोला कि देखो यार ये तो इसका मध्य बिंदु होगा, तभी जाके 6 मीटर लगेगा। अब यहां से यहां कितनी लंबाई हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी की पूरी 100 है, तो ये लंबाई तो 50 है। यहां से 18 मीटर दूर आप जाके देखिए, कितना, 18 मीटर दूर। तो ये जो 18 मीटर दूर आप जाएंगे, वहां से कुछ ये बिंदु आएगा, यहां पर एक ये बिंदु आएगा। तो आपको वास्तव में 18 मीटर दूर सड़क पथ से जुड़े समर्थक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब आपको वास्तव में यह लंबाई ज्ञात करनी है। यह प्रश्न, ये समर्थक तार है इसका। ऐसे बहुत सारे तार लगे हैं, मतलब यहां भी तार लगा है, यहां भी तार लगा है, यहां भी तार लगा है, ऐसे बहुत से तार लगे हैं। तो अब इस प्रश्न में हमें क्या दिख रहा है? हमें ऐसा दिख रहा है कि कुछ दूरी पर कुछ लंबाइयां दी है, सही बात है। और जो लंबाई है वो इस तरह से दी है कि एक परवलय बन रहा है। तो इस परवलय का पहले तो समीकरण निकाल लो। परवलय का समीकरण दिखने में बड़ा आसान है, x का वर्ग बराबर 4ay। ऐसे परवलय का समीकरण यही होता है। उसके बाद हम या a या b लिख लो, क्योंकि हमने किताबों में इसको b देखा। x का वर्ग बराबर 4by, तो x का वर्ग बराबर 4by हमने किताबों में देखा है। तो x का वर्ग बराबर 4by में b निकल जाएगा, तो इस पूरे परवलय का समीकरण आ जाएगा। फिर हम किसी भी बिंदु पर कोई भी मान निकाल सकते हैं। तो अगर इसका फोटो आप अपने तरीके से बनाने की कोशिश करो, तो क्या आप कह सकते हैं कि मान लेते हैं परवलय जो है वो ऐसा है, ठीक है, और यहां से यहां तक, अभी सुनने की कोशिश करना, यहां से यहां तक की जो लंबाई है, ये जो लंबाई है वो 6 है। तो अपन ने इसका जो अक्ष है ना वो यहां से बना दिया। हमने कहा कि ये परवलय का अक्ष नहीं, सॉरी, ये परवलय का अक्ष है। क्या ये बात ठीक है? और अक्ष के साथ ये जो रेखा जाती है इसे बोलते हैं अक्ष पर, या अक्ष पर नहीं, शीर्ष पर स्पर्श रेखा। याद है ना? क्यों? क्योंकि ये शीर्ष होता था। तो यह है शीर्ष पर स्पर्श रेखा, जो शीर्ष पर स्पर्श करके निकल जाती है। और आपने मान लिया कि यहां से सारी लंबाई कैलकुलेट की जा रही है। क्या आपको ये चीजें कुछ पता है? अब इसके बाद आपको यह पता चलता है यहां पर आने के बाद कि ये जो कहानी है, इस कहानी में 2 लंबाइयां दी है। एक तो दी है 30 मीटर और एक दी है 6 मीटर। कहां से नापी गई है? यहां से नापी गई है। तो अगर मैं यहां पर 2 बिंदु लिखता हूं, जैसे मान लीजिए ये सबसे बड़ा जो तार है वो 30 मीटर का था, तो ये जो 30 मीटर का तार है, जैसे मान लीजिए ये बिंदु A था। अपन इधर वाला बिंदु अब नहीं बना रहे हैं। अगर ये बिंदु A था तो इसकी यहां से जो लंबाई नापी गई है ना, A से लेकर N की लंबाई, ये दी है आपको 30 मीटर। दिया है AN बराबर 30 मीटर। देख लो एक बार, AN जो लंबाई है वो कितनी है? 30 मीटर है। और साथ में अगर आप इसे मूल बिंदु मानते हो, क्योंकि यही परवलय का शीर्ष है जिसे अपन मूल बिंदु मान सकते हैं, तो इस बिंदु को हमने कह दिया कि ये जो बिंदु है वो M है, और O से M की जो दूरी है वो 6 मीटर के बराबर है। सबसे लंबा तार 30, सबसे छोटा तार 6। क्या क्लियर है? ये जो लंबाई है वो 6 मीटर के बराबर है। तो यार हमें ना जितने भी बिंदु लिखने होते हैं, जितने भी बिंदु लिखने होते हैं वो इस रेखा से लिखने होते हैं। तो अगर ये AN इस बिंदु P पर काटता है, यहां पर कहां काटता है? P बिंदु पर, तो क्या P बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं या AP दूरी निकाल सकते हैं? क्या AP दूरी बड़ी आसान है। AN में से PN घटा दो, AN में से PN घटा दो। अब PN कैसे घटा दो? तो सर OM जो दूरी है वो PN के बराबर है, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर है और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहती है। तो OM जो दूरी है वो PN के बराबर होगी। OM तो 6 है,
AN 30 है, तो 30 माइनस 6 मतलब यह आया 24 मीटर, जो कि यहां से यहां की लंबाई है कितनी, 24 मीटर। अब ए बिंदु को बड़े गौर से देखिए। अच्छा, दूसरी बात यह थी कि यहां से यहां की अगर बी नाम की लंबाई है, तो आपको यह बोला था कि ए बी जो लंबाई है, अभी तो और भी कुछ देखना है, ए बी जो लंबाई है वो 100 मीटर की है। तो अगर मैं मानता हूं कि यहां से यहां इसको कनेक्ट किया जाए, तो ये मान लीजिए क्यू बिंदु पर कट करता है वाई अक्ष को, तो बी से क्यू और क्यू से ए दोनों बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो मान सकते हैं कि क्यू जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, किसका, ए बी का। तो अगर ये ए बी का मध्य बिंदु है तो सुनने की कोशिश करना, क्या यहां पर बी से क्यू की दूरी या ए से क्यू की दूरी दोनों के दोनों 50 मीटर के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि हमने ए बिंदु की ये अगर एक्स अक्ष है और ये अगर वाई अक्ष है, तो ए बिंदु की एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूरी निकाल दी है। और अगर किसी भी बिंदु की एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूरी निकल जाती है और यह पता चल जाता है कि वो बिंदु किस चतुर्थांश में है, तो उस बिंदु के निर्देशांक निकालने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। डन है क्या? अगले पन्ने पर चलते हैं। अब यहां पर आप बड़े ध्यान से देखिए, अगले पन्ने पर जाके हमें क्या मिलता है। ए नाम का जो बिंदु है, अब अपन सवाल की तरफ, मतलब मेन क्वेश्चन की तरफ मोल्ड हो रहे हैं धीरे धीरे, जो कि हमें परवलय के रूप में दिया गया था और हम उसी के बारे में बात कर रहे थे। ऐसा कुछ। अब देखो यार, ये ए बिंदु है, अंतिम वाला बिंदु, जिसकी यहां से यहां की लंबाई आपने 50 मीटर निकाली है और यहां से यहां की लंबाई आपने 30 मीटर निकाली है। वास्तव में ये लंबाई ज्यादा दिख रही है, लेकिन एक रफ फोटो है, चलता है, ठीक है क्या। ये ए बिंदु है, तो क्या ए के निर्देशांक आप निकाल सकते हैं? फिर वही कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को रट लो। अगर ये दूरी 50 है तो ये दूरी भी 50 है। मतलब सीधी सीधी बात ऐसी है भाई लोगों कि पहली बात तो ये कि ये बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है। यदि प्रथम चतुर्थांश में है तो इसका एक्स और वाई दोनों धनात्मक रहना चाहिए। यहां से यहां की, अगर ये बिंदु यहां से यहां की दूरी अल्फा होती है और ये दूरी बीटा होती है, तो इसका निर्देशांक अल्फा कॉमा बीटा होगा। तो क्या मैं ए बिंदु का निर्देशांक निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं। ए का निर्देशांक क्या होगा, या ए के निर्देशांक क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, यहां से यहां की लंबाई 50, यहां से यहां की लंबाई 30, तो क्या लिख सकते हैं, ए बिंदु के निर्देशांक 50,30 होंगे। हाँ, 50,30 होंगे, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। अब अगर ये 50,30 है तो सुनने की कोशिश करो, 50,30 तो ए बिंदु के निर्देशांक है, ठीक है। इस परवलय का समीकरण क्या लिया जा सकता है? इस परवलय का समीकरण, क्योंकि परवलय ऐसा है और ऐसे परवलय का समीकरण कैसा है, मतलब इसका जो अक्ष है वो ऊपर की साइड खुला है या इसका मुंह ऊपर की साइड खुला है, अक्ष वाई अक्ष है, तो ऐसे परवलय का समीकरण x का वर्ग बराबर 4by लिया जाता है। तो इस परवलय का समीकरण हमने माना कि x का वर्ग बराबर 4by है। अगर इस परवलय का समीकरण x का वर्ग बराबर 4by है, आपके सामने x भी है, आपके सामने y नाम का बिंदु भी है, क्या आप b भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, चूंकि a नाम का बिंदु a 50,30 परवलय पर स्थित है। अगर ये परवलय पर स्थित है तो आपने x की जगह 50 और y की जगह 30 रखा, बिल्कुल रखा, तो 50 का वर्ग बराबर 4b गुणा 30। 50 का वर्ग भाई साहब खत्म, 2500 और ये मिला 120। ये b का मान है, तो 120 से ये कटा, 50, 25, 250 से ये कटा, तो अपन b का मान मोटा मोटा अभी 250/12 मान सकते हैं। अभी इसको ज्यादा काटना पीटना नहीं है। क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है।
तो अगर b का मान मिला तो अब जो परवलय का समीकरण है वो आपके सामने आ चुका है, परवलय का समीकरण। क्यों सर? क्योंकि हमें इस समीकरण में b का मान नहीं पता था तो हमने b का मान निकाल लिया। y का या x का वर्ग बराबर 4b का मान 250 बटा 12 साथ में y। 4 से 12 कटा 3 बार, तो परवलय का जो समीकरण आया वो मिला 250। ठीक है, 250 बटा 3 साथ में y। क्या यहां पर हम लोग पूरी तरह से सत्य हैं? एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। जो सवाल में डेटा दिया है ये 100 मीटर लंबा है और तार जो है वो 30 मीटर है। थोड़ी सी गलती यहां पर हो गई है। गलती क्या हो गई है वो देखो फिर से। ए बिंदु की यहां से यहां दूरी 30 नहीं 24 थी। ए बिंदु की यहां से यहां दूरी, ए बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी 30 नहीं, अपन ने 24 ली थी। तो यहां जो कैलकुलेशन है उसमें 30 की जगह 24 आएगा। ए बिंदु के निर्देशांक में y निर्देशांक 24 होगा, ना कि 30 होगा। ठीक है, तो यहां पर b का मान भी बदलेगा यार। ओहो हो, चलो ठीक है, देखते हैं क्या आएगा। तो यहां पर 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2500 बटा 4 गुणा 24 लिख सकते हैं इसको, b का मान है। अपन अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहे। 2500 4 गुणा 24 लिख दिया। तो भाई साहब ये मिला 2500 4 गुणा 24। तो अगर यहां पर मैं 2500 गुणा 4 गुणा 24 रखूंगा तो ये मिलेगा 2500, तो यहां पर जैसा है वैसा, 4 यहां पर 24 यहां पर, साथ में y। तो अब इसे काटोगे तो देखो 4 से तो 4 गया, ये 4 से कट सकता है क्या? 6 बार। 2500 4 से कटेगा क्योंकि अंतिम के 2 अंक 4 से भाग जाते हैं। 2500 का अगर आधा किया तो 1250, 1250 का आधा किया तो 625, और यहां बच गया 6। तो ये आपका समीकरण है ये वाले परवलय का। अब इस परवलय का समीकरण आपको पता था, सब कुछ पता है। अब प्रश्न को अगले तरीके से देखने की कोशिश करो। प्रश्न को कैसे देखो कि एक परवलय है जिसका समीकरण दिया है y का या x का वर्ग बराबर 625 बटा 6 गुणा y। यह परवलय है। अब आपको यह बोला है कि भाई साहब मध्य से 18 मीटर दूर सड़क पथ से जुड़े समर्थक तार की लंबाई, मतलब हमने सवाल को देखा था, यह मध्य है, यहां से 18 मीटर दूर यह जो सपोर्टिंग वायर है इसकी लंबाई कितनी होगी, आपको यही निकालना था। क्या यह बात ठीक है? क्या यह बात ठीक है? क्या ये बात ठीक है? अपन अभी ऐसा मान लेते हैं कि मध्य से 18 मीटर दूर एक बिंदु है। तो यहां पर एक बिंदु है जो यहां से यहां 18 मीटर दूर है, लेकिन हमको ये लंबाई नहीं पता। मान लेते हैं ये बिंदु C है। कौन सा बिंदु है? C है। हमको C के निर्देशांक निकालने। तो ये जो C बिंदु है x अक्ष से 18 मीटर दूर है, y अक्ष से अपन मान लेते हैं कि ये बीटा मीटर दूर है। यहां से यहां की लंबाई कितनी? बीटा। सवाल वही, कॉन्सेप्ट वही कि अगर यहां पर एक बिंदु है अल्फा कॉमा बीटा, तो यहां से यहां की दूरी अल्फा और यहां से यहां की दूरी बीटा। तो अगर मैं सी बिंदु के निर्देशांक लिखने की कोशिश करूं, सी के निर्देशांक, तो भाई साहब सी बिंदु के निर्देशांक ये 18 और बीटा, तो क्या मैं लिख सकता हूं ये 18 कॉमा बीटा होगा? बिल्कुल होगा। और सी बिंदु इस परवलय पर स्थित है। अभी सवाल में ज्यादा चिंता की बात नहीं है, सी बिंदु जो है वो परवलय पर स्थित है। ठीक है, तो सी जो है अगर वो परवलय पर स्थित है तो मैं परवलय में सी बिंदु के निर्देशांक रख सकता हूं। तो 18 का वर्ग बराबर 625 बटा 6 गुणा y, या y की जगह बीटा। कितना? y की जगह बीटा। तो यहां से मिला 18 गुणा 18 गुणा 6 बटा 625 बराबर बीटा। सीधी सीधी बात है, 18 18 और 6 इनमें कहीं भी 5 नहीं आता। 625 पूरी तरह से 5 से बना है, मतलब 18 2 और 3 3 से बना है। ये 18 भी 2 3 3 अभाज्य गुणनखंड यही है, इसके भी 2 3 3 अभाज्य गुणनखंड है। और इसमें
सिर्फ 5 है, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। इसे सॉल्व करोगे तो बीटा का मान लगभग आएगा 3.11। कितना आएगा? बीटा का मान लगभग आएगा 3.11। अब बीटा का मान लगभग 3.11, बात ठीक है। अगर ऐसा मिलता है तो ध्यान से सुनो, ये जो सी से लंबाई है यहां की, इसके परवलय के अक्ष की वो 3.11 है। अब प्रश्न पर आ जाओ, ठीक है, प्रश्न पर आ जाओ, मतलब जहां से हमने कहानी शुरुआत करी थी वहीं से आ जाओ, है ना। शायद हम लोग यहां पर थे, यहां पर भी नहीं थे। चलो ठीक है, फिर अपन ने इस प्रश्न को, इस मतलब इस चीज को देखा ही नहीं होगा। यहां पर एक बिंदु है सी नाम का, जो यहां से यहां 18 मीटर दूर है और यहां से यहां 3.11 मीटर दूर है। आपको पता है कौन सी लंबाई चाहिए? ये सवाल बेसिकली, ये सवाल यहां से यहां 18 है और आपको यहां पर ये लंबाई चाहिए। इस फोटो को अपन एक बार फिर से बना के देख लेते हैं यार, थोड़ा सा जरूरी है। ये बिंदु आपको सी मिला है यहां पर, सी बिंदु ये था, ये जो दूरी है वो 3.11 है, लेकिन आपको ये 3.11 दूरी नहीं चाहिए थी, क्योंकि आपका जो अक्ष है वो जो जहां से दूरी नापी जा रही है वो ये रेखा है, सड़क है। तो आपको ये पूरी की पूरी दूरी चाहिए। अब एक बात बताओ, ये दूरी तो 6 मीटर थी, प्रश्न में दिया है सबसे छोटा तार, ये दूरी 6 मीटर है। जैसे मान लेते हैं आपको चाहिए सी दूरी चाहिए, तो सी दूरी जो है वो बीटा में 6 मीटर जोड़ने के बाद आएगी, जिसका मतलब 3.11 प्लस 6 मतलब लगभग 9.11, और ये जवाब में लिख देना कि ये लगभग मान है। तो आपको जो पूछा हुआ था कि भाई साहब एक ऐसा बिंदु जो यहां से 18 मीटर दूर है वो इस सड़क से कितना दूर होगा, तो हमने कहा 9.11 मीटर लगभग। बात क्लियर है? क्लियर है, ठीक है क्या? तो ये इस तरह का दूसरा तीसरा प्रश्न है जहां परवलय के सवाल ही आपके सामने बार बार आ रहे हैं। यू कैन चेक, एक बार फिर से इस सवाल को देख लो बहुत अच्छे से। ऐसा सवाल दिया था, झूलता हुआ पुला था, ऊपर की लंबाई 100 थी, सबसे बड़ा तार 30 था, सबसे छोटा 6 था। अब इसके बाद ऐसा अपन ने फोटो बनाया था इस केस में कुछ इस तरह से, और फोटो बनाने के बाद हमें पता चला कि ये लंबाई पूरी की पूरी 100 थी, तो ये लंबाई 50 है, ये लंबाई पूरी की पूरी 30 थी, ये 6 थी, तो यहां अक्ष मानते हुए ये लंबाई 24 है। तो ये बिंदु के निर्देशांक 24,50 मिले, या 50,24, यहां से यहां की दूरी 50, यहां से यहां की दूरी 24। तो ये दूरी 50,24 जैसे ही मिली तो हमने इस परवलय का समीकरण निकाल के उसमें b का मान निकाला, b का मान निकाल के परवलय का समीकरण निकाल लिया। अब b का मान निकालने के बाद हमें यह पता है कि अगर किसी भी बिंदु के बारे में एक निर्देशांक पता हो तो दूसरा मिल जाता है। सवाल में यह बोला था आपसे कि यहां एक बिंदु है जो यहां से यहां 18 मीटर दूर है। कितना? 18 मीटर दूर है। तो अगर यह बिंदु यहां से यहां 18 मीटर दूर था, तो यह 18 था, तो हमने इसका जो x निर्देशांक है वो 18 मान लिया, तो हमें y निर्देशांक मिल गया जिसे अपन ने बीटा माना था 3.11। और यह कैलकुलेशन कहां से हुआ था? x अक्ष के साथ हुआ था। तो अगर ये x अक्ष के साथ कैलकुलेशन था तो हमें ये 3.11 मिला, हमको ये पूरी दूरी चाहिए थी 3.11 प्लस ये दूरी 6, तो 9.11 लगभग मान है इस प्रश्न में आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और उसे भी सॉल्व करेंगे यार बिना किसी परेशानी के। चलिए तो सवाल नंबर 4 कह रहा है कि एक मेहराब अर्ध दीर्घवृत्ताकार का है, मतलब अपन तक अपन ने सवाल किया उसमें परवलयाकार बोला था। यह 8 मीटर चौड़ा और केंद्र से 2 मीटर ऊंचा है, तो एक सिरे की 1.5 मीटर दूर केंद्र पर मेहराब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपको यह बोला है कि एक मेहराब है जो अर्ध दीर्घवृत्ताकार का है। अर्ध दीर्घवृत्ताकार का मतलब ऐसा कुछ देखने की कोशिश करना, ये ऐसा है भाई साहब, मतलब अगर अपन इसे पूरा बनाते तो ये दीर्घवृत्त बन जाता, ऐसा कुछ। पर हमें इतना ही दिया है बस, और यह बोला है कि यह 8 मीटर चौड़ा है ए से लेकर बी, और ये
1 और 2 मीटर ऊंचा है, मतलब अगर ये बिंदु O है और ये बिंदु P है, तो देखो आपको क्या क्या दिया है। आपको बोला है कि A से लेकर B 8 मीटर चौड़ा है, और बोला है कि O से लेकर P जो है वो 2 मीटर का है, और आपको बोला है कि एक सिरे से 1.5 मीटर, मतलब ये जो सिरा है इससे 1.5 मीटर कोई एक बिंदु होगा। ये कितनी लंबाई? 1.5 मीटर। ठीक है, तो इस सिरे से यहां की ऊंचाई कितनी है आपको ये निकालनी कि ये जो ऊंचाई है वो कितनी है बस। तो इसके बारे में तो बात, मतलब ये ऊंचाई हमारा टारगेट है, लेकिन ये ऊंचाई निकालने के लिए हमें समीकरण चाहिए। क्या चाहिए? समीकरण। तो आप लोग चूंकि जानते हैं कि मान लेते हैं इस दीर्घवृत्त का जो समीकरण है वो ऐसा है, माना x का वर्ग बटा a का वर्ग प्लस y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1, इसका समीकरण है। ठीक है, ठीक है, क्या ठीक है इतना? अगर ऐसा समीकरण है तो आपको पता है कि दीर्घवृत्त के केस में अगर ऐसा समीकरण, यहां पर मैं मान लेता हूं कि a का वर्ग b के वर्ग से बड़ा है, तो इन दोनों के बीच की जो लंबाई है AP, सुनने की कोशिश करना और समझने की भी। अगर मैं इसका फोटो यहां पर बनाने की कोशिश करूं तो ये फोटो तो ऐसा बनता है, यहां से यहां A से लेकर B की जो लंबाई है वो दीर्घ अक्ष की लंबाई के बराबर है, तो AB की लंबाई दीर्घ अक्ष की लंबाई मतलब 2a के बराबर है। हाँ, और O से लेकर यहां तक की लंबाई अर्ध लघु अक्ष के बराबर मतलब B के बराबर होती है ना। तो क्या लिख सकते हैं? AB जो है वो 2a के बराबर मतलब 8, तो a का मान 4, और OP जो कि B के बराबर है इसका मान 2। तो अब जो समीकरण है वो सीधा सीधा ऐसा बन गया, क्या कैसा? x का वर्ग बटा a का वर्ग मतलब 4 का वर्ग 16 प्लस y का वर्ग बटा 2 का वर्ग मतलब 4 बराबर 1, और ये इस तरह से दीर्घवृत्त का समीकरण आपके सामने आ गया। a और b मिल गया ना? मिल गया। अब आपसे बोला है कि ये एक बिंदु है यहां पर H, या एक बिंदु है, मान लेते हैं T नाम का बिंदु है। ये T नाम की बिंदु की इस दीर्घ अक्ष से दूरी कितनी होगी आपको ये निकालना है। तो अपन मान लेते हैं ये जो दूरी है वो h है। कितनी है? h नाम की दूरी है। अगर ये दूरी h नाम की है तो सोचने की कोशिश करो, आपको t के निर्देशांक चाहिए। O से B की दूरी अर्ध दीर्घ अक्ष के बराबर या अर्ध लघु अक्ष के बराबर है? किसके बराबर? अर्ध दीर्घ अक्ष के बराबर है। अब चूंकि दीर्घ अक्ष का मान 8 है तो ये लंबाई 4 होनी चाहिए। अरे सीधी सीधी बात है, यहां से यहां की लंबाई अपन ने 8 बोली, O से B की लंबाई, सुनना मेरी बात, O से B की लंबाई 4 है। चूंकि O से B की लंबाई 4 है, A के बराबर आती है। हाँ, तो अपन मान लेते हैं T बिंदु जो है वो इसे कहीं यहां M बिंदु पर कट करता है, M बिंदु पर। ठीक है, तो इस OB लंबाई को क्या मैं लिख सकता हूं? OB बराबर OM प्लस MB। हां जी, MB का मतलब 1.5, MB का मतलब कितना? 1.5। अगर MB का मतलब 1.5, OB का मतलब 4, तो 4 माइनस 1.5 बराबर OM, या फिर OM बराबर 4 माइनस 1.5 2.5, और इस 2.5 को 5/2 भी लिख सकते हैं। तो ये जो T नाम का बिंदु है इसकी y अक्ष से दूरी 2.5 और x अक्ष से दूरी h है, और आपको ये h ही निकालना है। क्या ये बात क्लियर है? तो क्या T बिंदु के निर्देशांक आप ऐसा मान सकते हैं? तो T के निर्देशांक क्या होंगे? T के निर्देशांक कैसे निकालते हैं सर? तो हमने अभी कुछ देर पहले कई बार इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया है कि यदि कोई एक बिंदु यहां अल्फा कॉमा बीटा है तो ये जो दूरी है x अक्ष के साथ ये बीटा होती है, और ये जो दूरी है वो अल्फा होती है। तो यहां पर ये अल्फा दूरी का मतलब OM
OM का मतलब 2.5, और दूसरी जो लंबाई है बीटा जो कि h के बराबर है। और क्या ये T नाम का बिंदु इस दीर्घवृत्त पर स्थित है? बिल्कुल स्थित है। तो मैं T बिंदु को इसमें रख सकता हूं। तो आई विल गेट 2.5 का वर्ग बटा 16 प्लस y का वर्ग बटा 4 बराबर 1। 2.5 का वर्ग मतलब 5/2 का वर्ग, जो कि 25/4 होता है। इतना ही होता है ना। तो 25/4 तो यहां हो जाएगा 25/4, और 4 चौक 16, मतलब 4 का 16 में गुणा हो जाएगा, प्लस h का, या h के y की जगह h का लिख दो यार, h का वर्ग, y का वर्ग, या y की जगह हम h निर्देशांक रख रहे हैं, तो h का वर्ग बटा 4 बराबर 1। तो 25/16 गुणा 4 को उधर ले जाओ, तो ये बनेगा h का वर्ग बटा 4 बराबर 1 माइनस 25/64। तो 64 में से 25 चले गए तो 49 आई थिंक। देख लो एक बार, 64 में से अगर 25 गए तो कैलकुलेशन अपन बहुत आराम से करो। हाँ 49 नहीं 39, 9 और यहां 5 तो 39। तो भाई साहब h का जो वर्ग है वो बनेगा h का वर्ग बटा 4 39/64। 4 से 64 कटा 16 बार। h का अगर वर्गमूल लोगे तो आपको h का जो वर्गमूल है वो 39 का वर्गमूल, 4 से 64 16 बार कटेगा, तो क्या h का मान √39/4 आना चाहिए। तो ये जो दूरी है जो आपको निकालनी थी वो ऐसी है, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। मेरे हिसाब से एक बार फिर से इस कैलकुलेशन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमें बोला था कि ये दीर्घवृत्त के आकार का है, अर्ध दीर्घवृत्त का तो अपन ने जैसा ले लिया, ठीक है। उसके बाद ये लंबाई 2a के बराबर, तो 2a बराबर 8, तो a बराबर 4, और ये लंबाई, ये जो ऊंचाई है वो b के बराबर होती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा 2b के बराबर होता है। तो b का मान 2 समीकरण में रखने पर x का वर्ग बटा a का वर्ग, तो x का वर्ग बटा 16, y का वर्ग बटा 4 बराबर 1। अब इस t बिंदु के लिए ये इस बोला है कि एक सिरे से 1.5 था, तो यहां से 1.5, ये पूरा का पूरा 4, तो ये जो दूरी है ये 2.5 हमने रखा। इसका निर्देशांक यहां से यहां h मान लिया, तो 2.5, h, ठीक है। तो 2.5 का वर्ग बटा 16 का वर्ग, x की जगह h की जगह, y की जगह h का वर्ग बटा 4 बराबर 1। 2.5 को मतलब 5/2, 5/2 का वर्ग 25/4, 16 चौक 64, 1 में से 25/64 गया तो 64 में से 24 गए तो 40, एक और गया तो 39, तो 39/4, 39/64, 4 से 64 कटा 16 बार, वर्गमूल लिया तो 39/4। यहां धनात्मक वर्गमूल लेना है क्योंकि h जो है वो ऊंचाई को निरूपित कर रहा है। अभी इतनी सी बात है बस। चलिए, तो ये प्रश्न भी यहां पर समाप्त होता हुआ। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न भी पूरी तरह से समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। 12 सेंटीमीटर लंबी छड़ इस प्रकार चलती है कि इसके सिरे निर्देशांक कक्षों को स्पर्श करते हैं। मतलब वही बेसिकली छड़ के बिंदु P का बिंदुवत ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के संपर्क वाले सिरे से 3 सेंटीमीटर दूर है। देखिए हम जैसे आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, इसे मान लीजिए एक सीढ़ी है, ठीक है, और आप इस सीढ़ी पर चढ़े हैं। इस तरह से एक सीढ़ी लगी है और आप सीढ़ी पर चढ़े हैं वास्तव में, और ये सीढ़ी है, ठीक है। अब सीढ़ी पर स्थित एक बिंदु है ये वाला, आपने इस बिंदु को पॉइंट आउट कर लिया। मान लीजिए ये सीढ़ी नीचे खिसकती है, तो सीढ़ी नीचे खिसकेगी तो ये वाला सिरा किधर जाएगा? इधर तो जाएगा नहीं, इधर ही भागेगा। अगर इधर भागेगा तो ये जो बिंदु है वो नीचे भी आएगा और इधर भी भागेगा। तो ये जो बिंदु है अगर इसको देखने की कोशिश करोगे तो ये बिंदु नीचे भी आएगा लेकिन इधर भी भागेगा। तो ये एक किसी स्पेशल कर्व को डिनोट करेगा, और उस कर्व का या एक स्पेशल वक्र को डिनोट करेगा।
एक स्पेशल समीकरण में निरूपित किया जा सकता है। उस स्पेशल समीकरण को लिखना ही बिंदु पथ कहलाता है कि ये जो बिंदु है वो किस रास्ते पर जाएगा, ये होता है बिंदु पथ। तो हमें ये बिंदु पथ निकालना है। तो बिंदु पथ निकालने का एक कॉमन सा तरीका है, उस तरीके को फॉलो करेंगे। पहले प्रश्न को एक बार समझ लेते हैं, कहना क्या चाहता है। प्रश्न में यह कहा कि ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करती है। अब छड़ निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करे या एक सीढ़ी फर्श और दीवार को स्पर्श करे, बात बराबर है, क्योंकि कोण 90 डिग्री का होना है। अब यहां से यहां एक छड़ दी है जो इन दोनों अक्षों को स्पर्श करती है। ये बिंदु A है और ये बिंदु B मान लेते हैं। और आपको क्या क्या दिया है? आपको दिया है A से लेकर B की लंबाई 12 सेंटीमीटर। कितनी? 12 सेंटीमीटर। अब उसके बाद छड़ के बिंदु P का बिंदु पथ, एक बिंदु है P जो कि x अक्ष वाला संपर्क, x अक्ष वाला संपर्क मतलब B वाला बिंदु, तो B वाले बिंदु से 3 सेंटीमीटर दूर है। मतलब ये बिंदु P है जो यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर दूर है। हमें इस P बिंदु का बिंदु पथ निकालना है। ठीक है, तो बिंदु पथ निकालने की कुछ छोटी छोटी स्टेप्स हैं। सबसे पहले जिस बिंदु का बिंदु पथ निकालना है उसे h, k मान लो। ठीक है, तो अपन अगले पन्ने पर चलते हैं। यहां हम थोड़ा सा अच्छे से इस फोटो को बनाएंगे, थोड़ा बड़ा बनाएंगे। जिस बिंदु का बिंदु पथ निकालना है उसको P मान लो, h, k। तो हमने माना ये P बिंदु है, h, k। उसके बाद जो जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को हटाओ और h और k में एक समीकरण लेकर आओ और आखिरी में h को x से और y को k से रिप्लेस कर दो। आपको ये कहानी पूरी सवाल दर सवाल समझ में आ जाएगी। खैर, हमने सबसे पहले बात की थी कि अगर P नाम का एक बिंदु है, यहां से यहां A बिंदु था और ये बिंदु B था। सुनना मेरी बात को बड़े ध्यान से। तो क्या आप बोल सकते हैं कि चूंकि 1 बाय 1 कुछ कुछ चीजें हैं अपने पास जो अपन को नोट करनी है। AB लंबाई कितनी थी? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, PB लंबाई कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर। तो भाई साहब ये पूरी की पूरी 12, ये पूरी की पूरी 3, तो AP लंबाई के लिए AB में से PB को घटा दिया जाए, जो कि आ जाएगा AP बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने एक चीज और छोटी सी पढ़ी है कि अगर ये P बिंदु है जिसके निर्देशांक यहां h, k है, तो यहां से अगर ये निर्देशांक h, k है तो यहां से यहां की जो दूरी है लंबवत दूरी बीटा होगी और ये जो लंबवत दूरी है वो अल्फा होगी। तो अगर मैं यहां से एक लंब डालने की कोशिश करता हूं तो ये दूरी बीटा होगी और यहां से अगर मैं x अक्ष पर लंब, y अक्ष पर लंब डालने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी लंबवत दूरी बराबर ही होगी, तो ये अल्फा होगी। अल्फा की जगह h है और बीटा की जगह k है। प्रश्न में देख लो फटाफट अगर कोई दिक्कत हो तो। अच्छा, अब अपन एक काम करते हैं, मान लेते हैं ये जो लंब खींचे गए हैं वो m बिंदु और n बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं, है ना। ये लंब कौन सा है? P से x अक्ष पर, P से y अक्ष पर। सर आप कैसे कह सकते हो कि ये और ये दूरी बराबर है? तो भाई साहब ये तो लंब होता ही है। अब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, तो ये एक आयत बन गया OMPN, और आयत में OM तो PN के बराबर रहेगा, विपरीत भुजा, और ON PM के बराबर रहेगा। ये कॉन्सेप्ट कोई बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं है। खैर, मुद्दे की बात ऐसी है कि मान लेते हैं यहां एक कोण थीटा है, माना, क्या माना? कोण MBT थीटा के बराबर है। वही जो कोण है NPA, अगर इसके बारे में आप बात करने की कोशिश करोगे तो ध्यान से सोचो, ये दोनों रेखाएं 90-90 डिग्री के कोण पर है।
अगर ये और ये दोनों रेखाएं 90-90 डिग्री के कोण पर है वाई एक्सिस से, तो ये दोनों समांतर होनी चाहिए, और अगर समांतर होनी चाहिए तो ये कोण और ये कोण बराबर होना चाहिए थीटा, है ना। ये भी कितना होना चाहिए, थीटा। क्यों थीटा, क्योंकि ओपी जो है वो समांतर है एनपी के। इतना ठीक है। अब आपके पास दो त्रिभुज है, इन दो त्रिभुजों में आपको छोटे छोटे कुछ काम करने हैं। त्रिभुज एम बी पी में, ये जो त्रिभुज एम बी पी है, एम बी और पी, क्या आप इसमें ये भुजा दी है ना और ये भुजा दी है, क्या आप साइन थीटा निकाल सकते हैं? हाँ सर निकाल सकते हैं। साइन थीटा मतलब पी एम बटा पी बी, जो कि वास्तव में आपको आ जाएगा साइन थीटा बराबर पी एम तो के के बराबर और पी बी जो है वो 3 के बराबर। ये एक पहला समीकरण, पी एम बराबर के, पी बी बराबर 3। और वहीं पर दूसरा जो त्रिभुज है, त्रिभुज एन पी ए में, एन पी ए में कॉस थीटा के बारे में अगर बात की जाए तो कॉस थीटा कितना, कॉस थीटा ये लंबाई बटा ये लंबाई, तो पी एन बटा पी ए, पी एन बटा पी ए। पी एन तो एच के बराबर अपन ने माना है और पी ए जो है वो 9 के बराबर आया है। ये दूसरी चीज मिली हमको। अब आपको साइन थीटा मिला और कॉस थीटा मिला। अब मैंने कहा कि इन सभी का प्रयोग करके एच और के में एक समीकरण लेकर आओ, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा को हटा दो। हटाने के लिए हमारे पास कोई स्पेशल जुगाड़ नहीं है, चूंकि हम कक्षा 10 से जानते हैं कि साइन का वर्ग थीटा प्लस कॉस का वर्ग थीटा सदैव 1 के बराबर होता है। अब साइन का वर्ग थीटा मतलब k बटा 3 है ना, तो यहां से मिलेगा k का वर्ग बटा 9 प्लस कॉस मतलब h बटा 9, तो कॉस का वर्ग मतलब h बटा 9 का वर्ग 81 बराबर 1। h और k में एक समीकरण आया, आपको h को x से और y को k से रिप्लेस कर देना है, तो यहां से मिलेगा x वाले को पहले लिख दो, x का वर्ग बटा 81 प्लस y का वर्ग बटा 9 बराबर 1। और यही आपका बिंदु P का बिंदु पथ है। क्या है ये? P का बिंदु पथ, लोकस। दैट इज द फाइनल आंसर। डन। तो इस तरह से इस प्रश्न का जवाब भी आप लोग कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बिंदु P का बिंदु पथ मिला, प्रश्न नंबर 5 समाप्त हुआ। प्रश्न नंबर 6 की तरफ अब थोड़े सिंपल सिंपल सवाल आपको मिल जाएंगे इस प्रश्नावली में, चिंता की बात नहीं है। चलिए 6, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो परवल है x का वर्ग बराबर 12y के शीर्ष को इसकी नाभिलंब जीवा के सिरों से मिलाने वाली रेखा से बना है। तो यहां पर हमें एक क्षेत्रफल निकालना है, और कैसा क्षेत्रफल निकालना है पहले ये देखते हैं। एक त्रिभुज है जो इस परवलय के द्वारा बनाया गया है। परवलय है x का वर्ग बराबर 12y। अब आपको पता है x का वर्ग बराबर 4ay अगर हमें परवलय का समीकरण दिया है, तो इस केस में परवलय का जो फोटो है वो लगभग ऐसा बनता है, मतलब कॉन्केविटी अपवर्ड, ऊपर की साइड खुला होता है। ये x का वर्ग बराबर 12y का फोटो होगा, क्योंकि ये x का वर्ग बराबर 4a या 4by जैसा है। अब आपको ये बोला है कि एक इसका शीर्ष है, तो शीर्ष कहां होता है? शीर्ष वहां होता है जहां यह निर्देशांक अक्षों को मिलता है, तो ये शीर्ष है O। ठीक है, तो अपन ने बोला कि O जो है वो क्या है सर? शीर्ष है। ठीक है, साथ ही साथ शीर्ष को इसकी नाभिलंब जीवा, अब नाभिलंब जीवा कहने का मतलब है ये रेखा मान लेते हैं, A से लेकर B एक नाभिलंब जीवा होगी। अगर ये A बिंदु है और ये B बिंदु है, तो मान लेते हैं AB नाभिलंब जीवा है। क्या है? AB नाभिलंब जीवा। कितना? नाभिलंब जीवा। अब शीर्ष को नाभिलंब जीवा से जब मिलाया जाएगा
तब एक त्रिभुज बनेगा। 3 बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज ही बनता है और हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। हमें यह क्षेत्रफल निकालना है। यह नाभिलंब जीवा है AB, मतलब सीधी सीधी बात है ये कहां से गुजरेगी, F बिंदु से। F मतलब जो भी हो अभी के लिए। तो हमें इस त्रिभुज के बारे में बात करनी है। अब देखो यार, अगर आपको ये त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, सीधी सीधी बात तो ये है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तो यहां ये है कि अगर मुझे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल या त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब किसी भी त्रिभुज में आधार और ऊंचाई से तात्पर्य है अगर विपरीत शीर्ष से एक लंब डाला गया तो ये लंब होती है नाभिलंब जीवा, आपको पता ही है, तभी तो इसको नाभिलंब जीवा बोलते हैं क्योंकि ये लंब होती है। इसका मतलब है कि यहां से ये रेखा इस रेखा पर लंब है। तो यदि मुझे AB मिल जाए जो कि आधार हो सकता है और FO मिल जाए जो कि ऊंचाई हो सकती है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा। क्या आप इस बात को एग्री करते हैं? तो आपको क्या क्या चाहिए, OB नहीं OF। आपको क्या क्या चाहिए सर, एक तो हमें चाहिए AB नाम की दूरी और दूसरी OF नाम की दूरी। OF क्या है? OF कुछ नहीं है, नाभि की शीर्ष से दूरी है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं सर, नाभि की शीर्ष से दूरी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम देखें इस परवलय को बड़े ध्यान से, देखो क्या लिखा हुआ है, सीधा सीधा लिखा हुआ है, ज्यादा कोई दिक्कत की बात इसमें है नहीं। हमने इसकी तुलना की x बराबर 4by से, किसकी, x का वर्ग बराबर 12y, तो मुझे मिलता है 4b बराबर 12, तो b बराबर 3। अब इस परवलय में जो नाभि होती है वो 0,b होती है। नाभि कितनी होती है, 0,b होती है। ठीक है, तो अगर आपको F नाम का बिंदु मिला जो कि 0,3 है, तो क्या आप यहां से O से F की दूरी निकाल सकते हो? O 0,0, ये 3,0, तो यहां से यहां की लंबाई 3 होनी चाहिए। कितनी? 3। अब इकाई जो भी हो वो बात अलग है। तो सर O से F की दूरी 3 मिल गई जो कि ऊंचाई है। अच्छा AB क्या है ये बताओ फटाफट। AB है नाभिलंब जीवा की लंबाई। AB क्या है? नाभिलंब जीवा की लंबाई। और अगर AB नाभिलंब जीवा की लंबाई है तो सीधी सीधी बात है ये 4b के बराबर होनी चाहिए सूत्र के हिसाब से। 4b का मतलब तो 12 है ना, क्योंकि b का मान 3। तो भाई साहब ये जो क्षेत्रफल है, क्या आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB या OBA, जो आपकी मर्जी करे, ये है 1/2 गुणा 12 गुणा 3। ठीक, तो 12 या 36, 36 का आधा 18, तो ये क्षेत्रफल आया 18 इकाई वर्ग। इकाई जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रश्न में बहुत ही सरल सवाल है ये, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपसे कोई ऐसा नॉर्मली पूछ ले, इसका एक सूत्र भी डिराइव कर सकते हैं कि सर किसी भी त्रिभुज में या किसी भी परवलय में नाभिलंब जीवा को शीर्ष से जोड़ने पर जो त्रिभुज बने उसका सूत्र या उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो बड़ा सिंपल है, आप एक काम करो, क्या करो, AB सदैव 4b के बराबर, तो अपन ने 4b लिख दिया, और B में OF मतलब b के बराबर जो कि 3 के बराबर होता है। यहां से यहां की दूरी b के बराबर, तो b, तो भाई साहब ये क्षेत्रफल आ जाता है 2b का वर्ग। वेरीफाई कर सकते हैं, b का मतलब 3, तो b का वर्ग 9 गुणा 9 का डबल 18, तो ये जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया, 18 इकाई वर्ग आया। डन। चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ। वो कहता है कि एक व्यक्ति दौड़ पथ पर दौड़ते हुए अंकित करता है कि उसने 2 झंडा चौकियों की दूरी का योग सदैव 10 मीटर रखा है। ठीक है, और इन झंडा चौकियों के बीच की दूरी 8 मीटर है, तो व्यक्ति द्वारा बनाए गए पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल ऐसा है कि एक व्यक्ति है
जो दो झंडा चौकियां हैं वास्तव में, जैसे मान लीजिए एक चौकी ये है, दूसरी चौकी ये है, यहां पर दो झंडे बने हुए हैं ऐसे कुछ, है ना। झंडा चौकियां मतलब फ्लैग पोस्ट कहा जाता है इनको। और एक व्यक्ति दौड़ रहा है किसी कुछ इस तरह से वो दौड़ भाग कर रहा है, ठीक है। अब उसने ये देखा कि उसकी यहां से यहां की जो दूरी है और ये जो दूरी है, इन दोनों दूरियों का योग सदैव 12 है। तो अगर मैं कहूं कि ये झंडा चौकी ए है, ये झंडा चौकी बी है, और व्यक्ति जो है वो पी बिंदु पर दौड़ रहा है, तो प्रश्न के अनुसार ध्यान से सुनना क्या लिखा हुआ है। प्रश्नानुसार, आप सवाल को समझ रहे हैं पहले, प्रश्नानुसार ए से पी की दूरी मतलब व्यक्ति की पहले झंडे से दूरी और दूसरे झंडे से दूरी सदैव 10 के बराबर है, ठीक है। और दूसरा इन दोनों झंडों के बीच की जो दूरी है वो 8 के बराबर है। यहां से यहां की दूरी कितनी, 8 के बराबर, कितना, 8 मीटर, और ये 10 मीटर। अब बताइए फटाफट कि ये व्यक्ति किस पाथ पर दौड़ेगा। तो हमने दीर्घवृत्त की एक परिभाषा पढ़ी थी। परिभाषा यह थी कि दीर्घवृत्त की दो निश्चित बिंदुओं से दूरी का योग सदैव समान रहता है। दीर्घवृत्त के किसी भी बिंदु पर वो जो दो बिंदु है वो निश्चित रहने चाहिए, मतलब फिक्स रहने चाहिए। ये दोनों जो झंडे हैं क्या वो उड़ रहे हैं हवा में, फिक्स है एक जगह पर, मतलब ए और बी नाम के दो जो बिंदु है वो निश्चित है। और पी की सदैव दूरी जो है वो एक अचर संख्या है। तो मैं लिख सकता हूं ना कि चूंकि पी की दूरी दो स्थिर बिंदु ए एवं बी का योग 10, जो कि एक अचर संख्या है ना, अचर जो कि 10 के बराबर है। अतः P का बिंदु पथ मतलब लोकस ऑफ P, या जिस पथ पर वो दौड़ता है उसे बिंदु पथ कहते हैं। समीकरण निकालने की बात है, एक दीर्घवृत्त होगा, हाइपर या इलिप्स होगा। सो अगर ये एक दीर्घवृत्त है ना, अगर ये दीर्घवृत्त बनता है तो अपन दीर्घवृत्त की मेन परिभाषा पर जाते हैं। क्या मेन परिभाषा थी? दीर्घवृत्त की परिभाषा ये थी कि दो बिंदु थे जिनको आपने F1 और F2 कहा था। क्या थे? दो बिंदु थे जिनको आप F1 और F2 कह रहे थे। तो मान लेते हैं ये बिंदु F1 है और दूसरा बिंदु F2 है, ठीक है। अब A और B की जगह आपने F1 F2 ले लिया और एक पथ है जो इस तरह से दौड़ा जा रहा है, यही दीर्घवृत्त है, ठीक है। सो इस केस में F1 F2 की जो दूरी है वो 8 के बराबर दी है ना। तो इस प्रश्न के अनुसार अतः मैं लिख सकता हूं, अतः A एवं B दो नाभियां होगी, दो नाभियां होगी, बिल्कुल होगी, चिंता की बात नहीं है। A और B, तो अपन इनको F1 F2 कह देते हैं कि इसे F1 और F2 माना कि ये जो दोनों नाभियां है वो क्या है सर जी? F1 F2 है। अब ये दोनों नाभियां F1 F2 है, ठीक है। तो आपको ये बोला है कि F1 F2 की जो दूरी है वो 8 के बराबर है, ठीक है। और साथ में ये बोला है कि जो भी ये P बिंदु है, चाहे वो जहां पर भी है, अगर ये P बिंदु ऐसा है तो P से F1 की दूरी प्लस P से F2 की दूरी बराबर 10 है ना। हम मान लेते हैं कि यहां पर दीर्घ अक्ष जो है वो X अक्ष है, लघु अक्ष जो है वो Y अक्ष है, बाकी कहानी अपने काम की नहीं है। तो माना, क्या माना कि ये जो दीर्घवृत्त है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं,
इस दीर्घवृत्त का जो समीकरण है, इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, x का वर्ग बटा a का वर्ग प्लस y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1 है, जहां a का वर्ग b के वर्ग से बड़ा है। इतना क्लियर है? अब आपको पता है ना, हमने एलिप्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इन दोनों बिंदुओं से अगर दूरी का योग निकाला जाए, ठीक है, तो यह सदैव 2a के बराबर होता है। pf1 प्लस pf2 की जो दूरी है वो 2a के बराबर होती है। क्या यह बात ठीक है? क्यों? हमने देखा है कि सर ये जो दूरी का योग है वो सदैव 2a के बराबर होता है। इसे अपन ने कहा तीसरा रिजल्ट। और f1 f2 के बीच की जो दूरी है वो ae के बराबर होती है, ae का डबल। ae का डबल क्यों सर? क्योंकि f1 का मतलब है ae, 0 और f1 का मतलब है माइनस ae, 0, तो दोनों के बीच की दूरी 2ae। ठीक है, तो क्या आप इन चारों की मदद से लिख सकते हैं कि सर f1 f2 यहां 10 के बराबर है, यहां 2a के बराबर है, तो 2a बराबर 10 मतलब a बराबर 5। ठीक है, और 2ae बराबर 8, तो 2ae बराबर 8, 2a का मतलब 10, तो e का मतलब 8 बटा 10 मतलब 4 बटा 5। अब देखो यार, आपको समीकरण निकालना है ना, तो आपको a का मान भी चाहिए और b का मान भी चाहिए। a का मान आपके पास आया, बिल्कुल आया। b का मान कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है b का मान कैसे निकालना है। किसी भी दीर्घवृत्त में अगर हम e का मान निकालने जाएं, e मतलब इसेंट्रिसिटी, तो e का मतलब होता है वर्गमूल 1 बटा b का वर्ग या 1 माइनस b का वर्ग बटा a का वर्ग का वर्गमूल। ठीक है, e का मान तो 4 बटा 5 है, 4/5 अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर के बारे में जानकारी नहीं है, a स्क्वायर का मतलब 5 है। हल करोगे इसे तो आपको मिलना चाहिए 4 बराबर 5 का वर्गमूल माइनस b का वर्ग, या फिर b का वर्ग बराबर 9 या b बराबर 3। तो यार आपके पास a भी है और b भी है। समीकरण क्या होता है इस केस में? तो समीकरण बड़ा आसान होता है सर, x का वर्ग बटा a का वर्ग प्लस y का वर्ग बटा b का वर्ग। a और b दोनों हमारे पास है, तो क्या मैं दीर्घवृत्त का समीकरण लिख सकता हूं? x का वर्ग बटा a का वर्ग प्लस y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1। x का वर्ग बटा a का वर्ग मतलब x का वर्ग बटा 5 का वर्ग प्लस y का वर्ग बटा 3 का वर्ग बराबर 1, या फिर x का वर्ग बटा 25 प्लस y का वर्ग बटा 9 बराबर 1। दैट्स इट। इतनी सी है ये कहानी। डन है क्या? मजा आया? चलो ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर है। यही आपको वो समीकरण था जिस पथ पर आदमी दौड़ रहा था, जो निकालना था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 समाप्त होता है, और उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 7 में जो जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उनको आपने देख लिया होगा। आपको कोई भी दिक्कत इस प्रश्न में नहीं होगी। चलिए हटाते हैं सब कुछ और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। परवलय y का वर्ग बराबर 4ax के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज है जिसका एक शीर्ष परवलय का शीर्ष है। ठीक है, तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको इसका फोटो बना के दिखाता हूं। आपसे ना कुछ नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि एक परवलय है y का वर्ग बराबर 4ax। y का वर्ग बराबर 4ax का मतलब क्या है? ऐसा कुछ, इसमें एक त्रिभुज बनाया गया है जो कि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु मतलब जिसकी सारी भुजाएं समान है, और उसका एक शीर्ष जो है वो परवलय का शीर्ष ही है। अब दूसरे दो जो शीर्ष होंगे समबाहु त्रिभुज को किस तरह से बनना चाहिए? ये A है, ये B है, और जरूरी नहीं है कि ये नाभि से गुजरे, जरूरी नहीं कि नाभि लंब हो।
ये O है और ये जो त्रिभुज है वो समबाहु है, मतलब ऐसा ऐसा कहने का मतलब कि O से A की दूरी, O से B की दूरी और A से B की दूरी सदैव समान है। और परवलय का समीकरण है y का वर्ग बराबर 4ax। तो फटाफट बताओ कि इस परवलय में भुजा की लंबाई कितनी होगी, मतलब किसी भी भुजा की बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालेंगे? तो हम मान लेते हैं कि इस जो भुजा की लंबाई है वो अल्फा है। कितनी? अल्फा है। ये मान लिया कि भुजा की लंबाई कितनी? अल्फा है, माना। तो अगर ये लंबाई अल्फा है तो अब देखो सीधी सीधी बात है, ये परवलय का अक्ष है। अब जितनी लंबाई ऊपर है उतनी लंबाई नीचे है, तो क्या मैं कह दूं कि ए बी जो है वो लंबवत है परवलय के अक्ष पर, मतलब यहां कोण 90 डिग्री का बनना चाहिए। और अगर ए बी लंबवत है परवलय के अक्ष पर तो यह अक्ष कहां से? तीसरी भुजा से गुजर रहा है या तीसरे शीर्ष से गुजर रहा है। और अगर यह तीसरे शीर्ष से गुजर रहा है तो मान लेते हैं अगर यह एम बिंदु पर काटता है तो हमें एक समबाहु त्रिभुज के बारे में बहुत अच्छी जानकारी पता है कि यदि किसी भी समबाहु त्रिभुज में विपरीत शीर्ष से एक लंब डाला जाए तो वो विपरीत भुजाओं को दो बराबर भागों में तोड़ता है। मतलब ऐसे केस में ए एम एम बी के बराबर होगा, और चूंकि ए एम एम बी के बराबर है और दोनों ए बी का आधा होंगे, इसीलिए अगर ये पूरा का पूरा अल्फा है तो भाई साहब ये कितना? अल्फा बटा 2। कितना? अल्फा बटा 2। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है ना? अच्छा ठीक है। अगर ये बात क्लियर है कि ये अल्फा बटा 2 है तो अभी एक छोटी सी बात और सुनो। आपको पता है ये भुजा की लंबाई पता चल चुकी है कि ये कितनी है? अल्फा बटा 2। आपको ये भुजा की लंबाई पता है कि ये अल्फा है, तो क्या आपको ओ एम ए त्रिभुज में क्या बोल सकते हैं? त्रिभुज ओ ए एम में क्या मैं ओ एम त्रिभुज में लिख सकता हूं कि ओ एम त्रिभुज एक राइट एंगल ट्रायंगल है? अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, बिल्कुल लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय से अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि जो 90 डिग्री का कोण है उसके विपरीत की भुजा ओ ए का वर्ग बराबर ए एम का वर्ग प्लस ओ एम का वर्ग होना चाहिए। ओ ए का वर्ग अल्फा का वर्ग, ए एम का वर्ग अल्फा का बटा 2 का वर्ग, और ये ओ एम का वर्ग। तो क्या यहां से लिख दो अल्फा का वर्ग माइनस अल्फा बटा 4 बराबर ओ एम का वर्ग? हां जी सर। तो क्या मैं लिख सकता हूं ओ एम का जो वर्ग है वो 3 अल्फा बटा 4 होगा, 3 अल्फा का वर्ग बटा 4 होगा। अगर ऐसा होगा तो ओ एम जो होगा उसे अपन लिख सकते हैं 3 का रूट अल्फा बटा 2। तो यहां से यहां की लंबाई जो है वो आई √3 अल्फा बटा 2। ये वास्तव में जो ये ओ से एम की जो दूरी है वो सदैव होती है, मतलब अगर आप किसी समबाहु त्रिभुज में इसे ए लेते हैं तो ये जो लंब है वो √3 बटा 2a होता है। खैर चिंता की बात ये नहीं है, हम ए बिंदु के बारे में बात करने जा रहे हैं। ए बिंदु को थोड़ा ध्यान से देखो। ए बिंदु जो है वो इस तरह से बना हुआ है ना? यहां से यहां की लंबाई अल्फा बटा 2 है और यहां से यहां की लंबाई √3 बटा 2 अल्फा है। एक लंबाई अल्फा बटा 2, एक लंबाई √3 अल्फा बटा 2। और हम ये डिस्कशन बहुत पहले से करते आ रहे हैं कि अगर यहां कहीं एक बिंदु x, y है मान लेते हैं अभी, तो ये जो लंबाई है वो y के बराबर है और ये जो लंबाई है वो x के बराबर है। तो अगर ये लंबाई √3 अल्फा और ये अल्फा बटा 2 है तो a बिंदु के निर्देशांक √3 बटा 2 अल्फा और अल्फा बटा 2 हो जाने चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं क्या पुराने वाले कॉन्सेप्ट से कि अतः ए बिंदु √3 बटा 2
अल्फा और अल्फा बटा 2 है। अब अगर ए बिंदु ऐसा है तो ये ए बिंदु इस परवलय पर भी तो स्थित है। किस परवलय पर? y का वर्ग बराबर 4। ठीक है, ए बिंदु y का वर्ग बराबर 4ax पर स्थित है, बिल्कुल स्थित है। अगर ऐसा है तो इसके समीकरण को संतुष्ट करा दो। y की जगह अल्फा बटा 2 का वर्ग बराबर 4a, x की जगह √3 बटा 2 अल्फा। तो यहां से तो मिल जाएगा अल्फा का वर्ग बटा 4 बराबर, ये कट जाएगा 2a √3 साथ में अल्फा। क्या अल्फा से अल्फा कटा? कटा। 4 उधर गया तो यहां से अल्फा का जो मान आया वो आया 2a √3 गुणा 4, या अल्फा बराबर 8 √3 गुणा a। तो अल्फा का जो मान है वो 8 √3 गुणा a आना चाहिए। कितना? 8 √3 गुणा a। और अल्फा हमने क्या माना था? OA बराबर OB बराबर AB, मतलब जो भुजा की लंबाई है वो कितनी आई? 8 √3a। इस तरह से ये प्रश्न भी आपका समाप्त हो जाता है। चलिए, तो इस प्रश्न की समाप्ति के साथ हम बढ़ रहे हैं आगे और बात करेंगे इस प्रश्नावली की समाप्ति की। अगर आप इन वीडियोस को मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर देख रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा CBSE हिंदी माध्यम सिलेक्ट करना है www.magnetbrains.com पर, और उसमें कक्षा 11वीं गणित विषय का चयन करना है। जैसे ही आप गणित विषय का चयन करेंगे आपके सामने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। जो चैप्टर आपको पढ़ना उस पर क्लिक करो, उसके टॉपिक लिखे रहेंगे, जिस टॉपिक पे क्लिक करोगे उसका वीडियो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। बाकी हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में, लेकिन आपको पता है कि कक्षा 6 से लेकर 12 मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी अलग अलग राज्यों के बच्चों को, अलग अलग बोर्ड के बच्चों को पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाते हैं। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को कोई फी देने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस पढ़ते रहना है और कुछ नहीं करना। चलिए, तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल को शेयर भी करना है, वीडियो को भी शेयर करना है। चलिए, मिलते हैं आप सभी से अगली कक्षा में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।